मित्रों और प्रिय दर्शक बंधुओं और देवियों, आज के हमारे अनुशीलन YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अवसाद में युवा और आत्महत्याएं इस बिंदु पर विचार किया था और विशेष रूप से विद्यार्थियों में जो अवसाद, निराशा, एंग्जाइटी, अनिद्रा, अनियमित जीवनचर्या है, इस पर फोकस डाला था और ये बातों पर चर्चा किया था कि अवसाद की घटनाएं, डिप्रेशन की घटनाएं और उससे उत्पन्न आत्महत्या की घटनाएं बड़ी कष्टप्रद हैं। उसके अनेक कारणों का भी विश्लेषण किया गया था, लेकिन विद्यार्थियों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अनेक किसानों, बेरोजगार नवयुवकों, लघु और मध्यम व्यापारियों, मजदूरों आदि विविध वर्ग के लोगों में भी निराशा, अवसाद, चिंता आदि कारणों से उत्पन्न आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज हम इस पर कुछ विमर्श करना चाहेंगे। पहली बात यह है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही जटिल है। मनुष्य की पर्सनालिटी कोई सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस पर अनेक मनोविश्लेषकों, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और नीति शास्त्रियों ने विचार विमर्श किया है, बहुत रिसर्च किया है। एक बहुत बड़ा नाम इस संदर्भ में है, आप लोगों ने सभी सुना होगा, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य के व्यक्तित्व पर बहुत गंभीर विमर्श किया है। इसलिए हम आज अपने विमर्श की समस्या को उस नज़रिए से देखते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के व्यक्तित्व में वो कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें निराशा और कुंठा पैदा करते हैं। फ्रायड का कहना था कि मनुष्य के व्यक्तित्व का केवल 1/10 भाग दिखाई पड़ता है, 9/10 भाग अदृश्य होता है, हमसे छिपा होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार की तुलना या रूपक एक जल में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े से दी गई है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा, पानी में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा केवल ऊपरी 1/10 भाग दिखाई पड़ता है और उसका 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के सोच का केवल 10% हिस्सा हमारे व्यवहार में झलकता है, प्रतिबिंबित होता है, दिखाई पड़ता है। 9/10 भाग अदृश्य होता है। यह अदृश्य भाग जो होता है, ये मनुष्य में अनेक प्रकार की विकृतियाँ, संज्ञानात्मक विकृतियाँ, सांवेगिक विकृतियाँ, कुंठाएं पैदा करता है। इस दृष्टि से मनुष्य के व्यक्तित्व का विश्लेषण 3 पक्षों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। एक है चेतन भाग। हमारे व्यक्तित्व का चेतन भाग हुआ है जो दिखाई पड़ता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा है सब कॉन्शस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, उपचेतन या अर्धचेतन या अवचेतन। और तीसरा है अचेतन, अनकॉन्शस एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी।
तो चेतन, उपचेतन या अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 भाग हैं व्यक्तित्व के। बहुत सी डिजायर्स, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो हम पूरा नहीं कर पाते। हमारी बहुत सी डिजायर्स होती हैं, बहुत सी कामनाएं होती हैं जो पूरा नहीं होती। फ्रायड ने विशेष रूप से सेक्सुअल डिजायर्स की बात किया है, काम इच्छाएं। मनुष्य की सेक्सुअल डिजायर्स, दमित इच्छाएं उनमें कुंठा पैदा करती हैं। यद्यपि वो ऊपर दिखाई नहीं पड़ती हैं, हम बहुत सी चीज़ें छिपाते रहते हैं अपने मन में, उसको प्रकट नहीं करते, लेकिन उससे मनुष्य का व्यवहार अवश्य प्रभावित होता है। और यह दमित इच्छाएं मनुष्य में सांवेगिक विकृति पैदा करती हैं। सांवेगिक विकृति, इमोशनल दृष्टि से उनमें एक प्रकार का नकारात्मक चिंतन पैदा होता है, नकारात्मक दृष्टि पैदा होती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो ये दमित इच्छाएं जो हमारे व्यवहार में रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो मनुष्य में क्रूरता, संवेदन शून्यता, एम्पैथी, आक्रामकता, हिंसा और नकारात्मक सोच, निराशा, अवसाद, ये सब पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो दमित इच्छाएं, अनसेटिस्फाइड, अतृप्त इच्छाएं, इंक्लूडिंग सेक्सुअल डिजायर्स, वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं और नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। जब मनुष्य के चेतन मन, अचेतन मन और उपचेतन मन में संयोजन होता है, सामंजस्य होता है, तो मनुष्य का संतुलित व्यक्तित्व विकसित होता है। इसलिए आप देखते होंगे व्यवहार में जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो मन में आया तुरंत बोल दिए, उससे थोड़ी देर के लिए दूसरे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन उनके लिए ठीक होता है, क्योंकि उनके जो भावनाएं होती हैं, उनके जो विचार होते हैं, उसको तुरंत प्रकट कर देते हैं, तो उनके व्यक्तित्व में कुंठा कम पैदा होती है। जो लोग उसको छिपाए रहते हैं वो खतरनाक होती है। एक तो ये हमने शास्त्रीय विश्लेषण किया जो फ्रायड का पॉइंट ऑफ व्यू था। फ्रायड और अन्य लोग जो उस परंपरा को मानते हैं रिसर्च की, कि मनुष्य की दमित इच्छाएं, अतृप्त यौन इच्छाएं, ये मनुष्य के व्यवहार को, आचरण को प्रभावित करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मनुष्य में क्रूरता, एम्पैथी, संवेदन शून्यता, हिंसात्मक प्रवृत्ति, आक्रामकता, चिंता पैदा करते हैं। अवसाद का एक सबसे प्रमुख कारण है चिंता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने चिंता को चिता कहा है। तुलसीदास ने कहा कि चिंता सांपिन को नहीं खाया। चिंता की उपमा एक सांपिन से दी गई है। जिसको चिंताग्रस्त जो व्यक्ति होता है, उसे कई कारण होते हैं। उसको उसमें कभी कभी यहाँ तक की विकृति पैदा होती है कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। चिंता, एंग्जाइटी का, आइसोलेटेड फील करता है, ऊबना, नौसिया जिसको कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी कारण हैं जो मनुष्य में अवसाद और निराशा पैदा करते हैं। जैसे किसानों में या आम नागरिकों में, जिसको भी कहिए आप, किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो सकते हैं। उनमें भी ये तनावपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। उसके कई कारण और भी हैं। एक तो फ्रायड का हमने दृष्टिकोण बताया, जो शास्त्रीय दृष्टिकोण था, उन्होंने सारी चीज़ों को
दमित इच्छाओं से निरूपित किया, लेकिन और भी कारण हैं। ये जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं कुछ होती हैं, इससे तलाक, वैवाहिक अलगाव। आजकल समाज में देख रहे हैं तमाम पति पत्नी में विवाह तो किए हैं, तलाक नहीं हो रहा, अलग अलग रह रहे हैं। इससे भी स्ट्रेस, कुंठा पैदा होती है, दोनों पैदा होती है, एक दूसरे पर संशय और अविश्वास पैदा होगा। या डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, महिलाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जीवन साथी की असामयिक मौत या सामयिक मौत, पति या पत्नी किसी का असमय से मर जाना, परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति का देहांत, या किसी व्यक्ति का गुम हो जाना, गायब हो जाना। आप देखते हैं गुमशुदा की तलाश, वो भी अवसाद का, कुंठा का, चिंता का बहुत बड़ा कारण होता है। कानूनी उलझने, अनेक मुकदमों में उलझन, नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। पड़ोस में, परिवार में झगड़ा, कलह। आप देखें कलह कारण तमाम महिलाएं या पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं। पति पत्नी में झगड़ा, पड़ोसी झगड़ा, परिवार में झगड़ा, ये कलह भी स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। तो इनसे एंग्जाइटी पैदा होती है। और चिंता तुराणाम सुखम न निद्रा, इन घटनाओं से जो चिंता पैदा होती है, एंग्जाइटी पैदा होती है, थकान और ऊब पैदा होती है, सांवेगिक विकृति पैदा होती है, उसके कारण व्यक्ति में निद्रा नहीं आती है। इसलिए चिंता तुराणाम, हमारे शास्त्रों में कहा गया है सुखम न निद्रा। और अर्थातुराणाम पिता न बंधु, जो लोग धन के लालची हैं, लोभ, ये भी अवसाद का बहुत बड़ा कारण है। उनके लिए भाई, पिता, माता कोई अर्थ नहीं रखते, कोई महत्व नहीं रखते, वो धन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। ये जानते हुए भी कि धन तो यही रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया धन की 3 गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश। तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, दानम भोगो नाशः, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भूत। जो न किसी को अपने धन का दान देता है, न खुद उसका उपभोग करता है, उसका नाश होता है। ऐसे धन का कोई अर्थ नहीं होता, कोई सार्थकता नहीं होती। तो अर्थ भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे के हक को, दूसरे के अधिकार को, दूसरे की हिस्से को हड़पना, ये भी एक तनाव का, स्ट्रेस का, चिंता का कारण अपने लिए होता है। जिसका आप हक मारते हैं उसके लिए होता है। चिंता की बात हमने किया है, चिंता तुराणाम सुखम न निद्रा। तो एक तो स्ट्रेस का कारण, तनाव का कारण, अवसाद का कारण ये भी होता है। दूसरे अनिर्णय की स्थिति, कन्फ्लिक्ट इन डिसीजन मेकिंग, कन्फ्लिक्ट इन दी मोटिव्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रशासनिक अधिकारियों, हमने उस दिन चर्चा किया था, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोगों में भी डिप्रेशन पैदा हो रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन से निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए प्रशासनिक सेवाओं में एक चीज़ रख दिया गया है, मतलब डिसीजन मेकिंग, निर्णय कैसे ले लिया। और निर्णय लेने में कहा जब दो कन्फ्लिक्ट, जो दो ऐसे मोटिव्स हैं, दो ऐसी घटनाएं हैं जहां कन्फ्लिक्ट, स्वतंत्रता और निर्भरता। आप आज़ादी भी चाहते हैं लेकिन आर्थिक सुरक्षा भी चाहते हैं। आर्थिक सुरक्षा में जिस सिस्टम है उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, समय से ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। कोई लोग ड्यूटी नहीं कर पाते हैं समय से, उसी में उनको नोटिस मिलती रहती, तनाव हुआ। अभी आपको ऑफिस नहीं गए, नोटिस मिली, तनाव पैदा हुआ। तो आप स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होता है किसी सिस्टम का, तो बुरा लगता है, तो तनाव पैदा होता है। जाते हैं, नहीं जाते हैं तो नोटिस आएगी, सस्पेंड होंगे, सर्विस से निकाले जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट, स्वतंत्रता, घनिष्ठता, एकाकीपन, इसी प्रकार से अनेक नैतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, अनेक बौद्धिक और भावात्मक कॉन्फ्लिक्ट हैं। आप धर्म वाले, कोई व्यक्ति धार्मिक आस्था रखता है, लेकिन कभी कभी उसकी बुद्धि कहती हो सकता है कि जिस पर धार्मिक आस्था रखते हो है कि नहीं है।
जिस चीज़ में आपकी आस्था है, विश्वास है धार्मिक, कभी कभी आपका मन ये सोचता है कोई बता दे कि साथ ये सब फर्जी है, कुछ नहीं, तो आस्था का विचलित हो जाना पूरा व्यक्तित्व को विचलित कर देता है। इसके अलावा रोजाना की छोटी छोटी उलझनें भी निराशा पैदा करती है। डेली रूटीन के काम, दूध लाना है, सब्जी लाना है, उसका भी तनाव हो जा रहे हैं 4 बजे 5 बजे उठ करके, स्कूल जाना है, पढ़ाने जाना है, ये डेली रूटीन काम है। उसमें रोज़ सवेरे उठना, तैयार होना, समय से न सो पाना, ये भी डेली रूटीन की उलझनें हैं। या जो व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है उस पर अनेक कार्य लाद दिए जाते हैं। हैवी वर्कलोड, एक ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कार्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, ज़रूरत ज़्यादा, उनकी क्षमता ज़्यादा अगर वर्कलोड होगा तो उनके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की विकृतियाँ, अनेक प्रकार की अवसाद, निराशा, दुश्चिंता पैदा होगा। कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़, सूखा, अकाल, ये सब भी खास तौर से, या जंगली जानवरों का, छुट्टा जानवरों का फसल को नष्ट करना, ये किसानों की समस्याएं हैं जो उनमें निराशा, अवसाद, तनाव पैदा कर रही हैं। तो ये अनेक कारण हैं जो मनुष्य में तनाव पैदा करते हैं। और भी कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करना और जरूरी है। इसमें एक है आर्थिक असुरक्षा। आर्थिक असुरक्षा और बेरोजगारी, गांवों से शहरों की ओर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो गांव कृषि प्रधान व्यवस्था हमारी है, गांव में लोग खेती पर आश्रित हैं। एक परिवार में 2 लोग हैं तो 5 लोग हैं तो 10 लोग हैं तो सब खेती पर आश्रित हैं। इसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। 2 लोगों का काम है, 5 लोगों का उसी पालन पोषण हो रहा है। तो अब खेती करना भी बहुत कठिन हो गया है। उसके 2 कारण हैं। एक तो खेती में लागत बढ़ी गई, हर एक किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। जो लोग ट्रैक्टर खरीद चुके हैं उसका लोन नहीं अदा कर पा रहे हैं, उससे ट्रैक्टर का लोन अदा करने के लिए उनका खेत बिक रहा है या नीलाम होगा। बैंकों के लोन बढ़ते जा रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है। किसानों के नवयुवकों को, बच्चों को, यूथ को, अपने हम खास तौर पर देखें उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को जहाँ भी देखिए, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, पूरे देश में विभिन्न लोगों के जो बेरोजगार युवक हैं वो जाकर वहाँ अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में, सिक्योरिटी में सर्विस कर रहे हैं और वो 8 से लेकर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके लिए उनको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता है। अपने गांव से बाहर रोजगार की तलाश में वो भटक रहे हैं। उस रुपये में ही उनको खाना है, बचाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। घर से दूर भी रह रहे हैं, सब अपने परिवार के साथ भी नहीं है। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं वो किस मनोदशा से गुजरेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। अच्छा, दूसरी समस्या है कि हमारी जनसंख्या तो रोज़ बढ़ रही है। 140 से लेकर 145 करोड़ की आबादी हो गई, लेकिन भारत में ज़मीन का विस्तार तो जितना था उतना ही हुआ है, वो घटती जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ अनेक उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, 4 लेन 6 लेन बन रही है, पनबिजली योजनाएं चल रही हैं, कल कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे का विस्तार हो रहा है, परिवहन का विस्तार हो रहा है। इन सब में ज़मीन जा रही है किसानों की। उनको भले ही मुआवजा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ज़मीन तो जा रही है ना। ज़मीन का संकुचन हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। अब यहाँ समस्या ये है जिस पर हम इस वीडियो को बनाने के जो लक्ष्य है, इस पर हमारे सरकारें, सांसद यानी जनप्रतिनिधि, वो ग्राम प्रधान से लेकर
पार्लियामेंटेरियन तक जो लोग हैं, विधानसभाओं में हैं, सरकारें हैं, इस दिशा में काम हो भी रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। किसानों के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनका कितना लाभ मिल रहा है ये अलग बात है। ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी तंत्र या अधिकारी, बुद्धिजीवी, वरिष्ठ नागरिक इस पर विचार करें कि गांवों से शहरों का पलायन कैसे रोका जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए गांव में उनको स्वरोजगार मिल जाए। वो 20,000 रुपये के लिए 10,000 रुपये ही गांव में बचाते हैं तो बाहर रहने से बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए। खेती के साथ साथ पशुपालन वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर वो डेयरी उद्योग खुल जाए या पशुपालन साथ साथ करने, पहले होता भी था ये, तो लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, तो उसके साथ अगर पशुपालन लोग करते तो शायद लागत कम आती, क्योंकि पशुओं का चारा, दाना, भूसा ये सब खेती में सुलभ हो जाता है। तो खेती के साथ साथ एग्रीकल्चर विद एनिमल हस्बेंड्री ये आवश्यक है। एक मेरा ये सुझाव है कि पर और भी विचार की जरूरत है। आज समस्या ये है कि खेत हैं भी जहाँ खेत भी वहाँ खेत में काम करने वाले स्किल्ड लोग नहीं, कुशल कर्ता नहीं है, कुशल श्रमिक नहीं है। खेत है, जो भी कारण हो, खेती में लागत आदि आ रही है, या जिनके पास खेत है उनके पास काम करने वाले लोग नहीं, तो वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों की भी भूमिका इसमें होनी चाहिए। जितने विश्वविद्यालय खुले हुए हैं ग्रामीण परिवेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है, हम देख रहे हैं कि बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहाँ एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है, जहाँ कृषि पढ़ाई जाती है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सारे विश्वविद्यालयों में, सारे महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। केवल शिक्षा नीति बना देने से रोजगार का सृजन नहीं होगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं? जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कितनी एग्रीकल्चर में? प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में 2 चीज़ों की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। साइंस टेक्नोलॉजी तो हमारा जीवन का अभिन्न अंग है, उसकी शिक्षा होगी, लेकिन एग्रीकल्चर और मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा और कृषि तथा पशुपालन पर आधारित शिक्षा। कई यूनिवर्सिटीज जैसे पूर्वांचल में है, बलिया में है, लेकिन कृषि शिक्षा कितने कॉलेज में दी जा रही है। स्व पोषित विद्यालयों में केवल कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारी हो रही है, एडमिशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, पैसे की उगाही हो रही है, शिक्षा हो रही है। तो विश्वगुरु बनने के लिए और देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए केवल कुछ लोगों के पास पूंजी हो, इससे देश की तरक्की नहीं होगी। जब तक हमारे देश के किसान, बेरोजगार नवयुवक वांछित लाभ नहीं पाएंगे हमारी इकोनॉमी का। इसलिए हमारे मन में जो बातें हैं मैं कह रहा हूँ कि इस पर हमारी सरकारों को, और मैं किसी पॉलिटिक्स के आधार पर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी पार्टियाँ, जिसकी भी सरकार हो, जो भी सांसद हों, जो भी अधिकारी हों, जो भी बुद्धिजीवी हो, वो इस पर विचार करें कि भाई कृषि विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की शिक्षा प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू प्राइमरी एंड यूनिवर्सिटी तक दी जानी चाहिए। कॉमर्शियल खेती कैसे करें किसी को पता नहीं, एग्रीकल्चरल खेती क्या होती है। फलों खेती, सब्जियों खेती, दलहन की, तिलहन की, जिनकी ज़रूरत इनको हम निर्यात बाहर कर सकते हैं, उससे विदेशी पूंजी मिल सकती है, किसानों को लाभ मिल सकता है। केवल गेहूँ चावल उगाने से लाभ थोड़े हो पाएगा। गेहूँ चावल भी ज़रूरी है, खाद्यान्न है, लेकिन फलों की खेती, सब्जियों की खेती और तमाम चीज़ों की जो कॉमर्शियल हैं उनकी खेती कैसे की जाए, उसके लिए शिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। कारपेंट्री है, लोग प्रोफेशनल ढंग से कारपेंट्री पहले भारत में सीख लेते थे। बढ़ईगिरी है, टेलरिंग का काम है, जो आप ब्यूटी पार्लर कर रहे हैं, तो इनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। तो ट्रेनिंग चीज़ें हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कृषि पर आधारित शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, व्यापारिक कृषि कैसे की जाए, पशुपालन कैसे किए जाए और उससे लोगों का आर्थिक लाभ कैसे हो, फसल चक्र योजनाएं कैसे हों। किसानों को नहीं मालूम, हर साल गेहूँ बो रहे हैं खेत में, फसल की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी।
बड़े कॉमन सेंस की बातें हैं। इनकी शिक्षा विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए, इनकी शिक्षा महाविद्यालय में होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे पाठ्यक्रम लगाए जाएं जिससे वहाँ के लोकल नौजवानों को शिक्षा प्राप्त करके वहीं रोजगार मिल सके, बाहर क्यों जाएंगे। ये मेरे मन में बातें थीं जिसको मैं शेयर करना चाहता था। एक तो हमारे पलायन को, अवसाद को, निराशा को रोकने के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। दूसरे, गांव मोहल्लों और कम पढ़े लिखे लोगों की जो एक समस्या है आपसी विवाद, घरेलू कलह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी गरीब परिवार हैं, विकासशील परिवार हैं, उनमें आपसी कलह है, चीज़ों की का अभाव है, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़, खाद्यान्न का अभाव है, आर्थिक अभाव है। तो जो चीज़ें हैं उनके पास, उसी में प्राप्त करने के लिए छीना झपटी करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को डैमेज करते हैं, मुकदमा कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। उसमें तमाम आत्महत्याएं लोग कर ले रहे हैं, तमाम महिलाएं आत्महत्या गिरगिरात कर, पुरुष कर लेते हैं। और उसका मूल में क्या है? उसके मूल में अभाव है, आर्थिक तंगी है। नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनको कुछ चाहिए, उनके हस्बैंड बेरोजगार हैं, दे नहीं पा रहे हैं, माता पिता उनसे आशा रखते हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे युवकों पर भी तनाव बहुत है। तो इसका एक तो यह है कि आर्थिक कमजोरी में भी अगर आपसी सद्भाव लोगों में हो तो निराशा कम पैदा होती है। आपसी प्रेम व्यवहार, पहले होली में, दीपावली में, दशहरा में आपसी मेल जोल होता था, नाटक होते थे, नौटंकी होती थी और लोग उसमें भाग लेते थे। ये मनोरंजन के बहुत बड़े साधन थे, मेले लगते थे, आपसी सद्भाव था, लोकगीत होते थे, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की समस्याओं पर सहकारिता थी, विचार करते थे। हमारी जो सनातन मतलब परंपरागत खेती थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, वैज्ञानिक नहीं थी, बैलों से खेती होती थी, लेकिन उसमें लागत कम लगती थी। उत्पादन तो हमारा बढ़ा है, उसमें दो राय नहीं है, अब उसमें नहीं लौट सकते, लेकिन आपसी सद्भाव तो रख सकते हैं। उसके लिए पहले गाँवों में अनेक प्रकार के रामायण, साप्ताहिक रामायण होते थे, मंचन होता था, नाटकों का मंचन होता था, श्रीमद् भागवत होते थे, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे लोकगीतों के माध्यम से, जिसमें लोगों की, नवयुवकों की, नवयुवतियों की भागीदारी होती थी, एक सद्भाव कायम था। आज धीरे धीरे सोशल मीडिया के कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को के पास समय नहीं किसी से मिले जुले, किसी घर जाए, इससे भी आइसोलेशन में रहने के कारण निराशा पैदा हो रही है। एक ये भी कारण है। अब इन सब की चर्चा तो हमने कर लिया, लेकिन इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान और इन सब परंपराओं से में ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसके अनेक कारण हैं, हमने चर्चा किया, और भी कारण हो सकते हैं और भी लोग चर्चा पर विचार करें, लेकिन एक सबसे एक प्रमुख कारण ये भी है, हम अपनी सनातन परंपरा से, सनातन धर्म से दूर हटते जा रहे हैं। दूर हटने से मेरा तात्पर्य सनातन की बात तो हम करते हैं, अनेक लोगों को इसका पता भी नहीं सनातन का अर्थ क्या है। कुछ लोग, एक दिन एक वार्ता हो रही थी, कुछ लोगों ने सनातन का मतलब पुरातन, आउटडेटेड, नो, सनातन का अर्थ नहीं जानते। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन सनातन का अर्थ न तो पुराना है, न अप्रासंगिक या आउटडेटेड है। सनातन का अर्थ वह परंपरा, वो सिद्धांत, वो नैतिक मान्यताएं और मूल्य जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अखंड रूप से चले आ रहे हैं। तो हमारे सनातन समाधान है, आज एक टकराव है पश्चिमी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति का भारतीयता से। हमने पश्चिम की टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया, पश्चिम के ड्रेस कोड को अडाप्ट किया, वेशभूषा, रहन सहन, लाइफ स्टाइल में पश्चिमी प्रभाव है। उनकी अच्छी बातों को देखिए, अच्छे विचार हमारी परंपरा में ही है कि आनो भद्राह क्रतो यंतु विश्वता, सारी दुनिया से, चारों ओर से अच्छे विचार
अच्छा ज्ञान, अच्छी सोच, अच्छी संस्कृति, अच्छे लोग आवें। ये हमारी सनातन परंपरा है। अच्छाई और अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान, अच्छी टेक्नोलॉजी जहाँ से मिले उसको एडाप्ट करें, लेकिन अपनी भारतीयता को बनाए रखते हुए, अपनी अस्मिता को कायम रखते हुए। तो टेक्नोलॉजी को तो हमने अपनाया है। हमारी लाइफ स्टाइल में हम शो करना चाहते हैं पश्चिमी मॉडल, ड्रेस कोड, बात करने का तरीका, लेकिन हमारी सोच, हमारा जो आंतरिक स्वरूप है वो जातिवाद, धार्मिक उन्माद, क्षेत्रवाद, भाषाई पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। इससे एक टकराव पैदा हो रहा है। हमारे व्यक्तित्व में ही कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। हम ऊपर से शो कर रहे हैं कि हम पश्चिमी मॉडर्न लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो रूढ़िवादी है। हर एक रूढ़ बुरी नहीं, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको तो हम अंग्रेज़ों से उनका ड्रेस कोड तो सीख लेते हैं। अंग्रेज़ों से आप, गांधी जी कहते थे कि हमें चिंता इस बात की है, जो हिंद स्वराज में उन्होंने कहा कि हमें चिंता इस बात की है कि भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत तो समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं का नियम, उन्हीं कानून, उन्हीं संस्कार, उन्हीं संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, भारतीयता से दूर जाना चाहते हैं। ये चिंता का विषय है। आप बाघ की खाल चाहते हैं, बाघ की खाल नहीं चाहते, बाघ को चाहते हैं। अंग्रेजों के स्थान पर आप स्वयं बैठना चाहते हैं, लेकिन नियम, कानून, संस्कृत, संस्कार उन्हीं का अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये चिंता का विषय है। तो अपनी परंपरा की ओर, अपने सनातन धर्म की ओर लौटिए। उसका समाधान निराशा का समाधान। आत्महत्या से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे आप किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हो, चाहे विद्यार्थी हो, सबका समाधान यही है। हमारी जो सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा पर अपने धार्मिक ग्रंथों पर जाइए, चाहे उनको धार्मिक ग्रंथ कहिए, चाहे सनातन ग्रंथ कहिए। धार्मिक से मतलब यहाँ रिलीजन से नहीं है। जैसे गीता है, उपनिषद है, ये मानव जात के लिए। जिस समय ये ग्रंथ थे उसमें कोई मजहबी परंपराएं नहीं थी। उपनिषद, गीता ईसा पूर्व 5000 से पहले, तब न यहूदी थे, न ईसाई थे, न इस्लाम था, न बौद्ध थे, न जैन थे। यद्यपि उनको अपना सिख, ये तो सब बात की चीज़ें हैं। सिख, बौद्ध, जैन धर्म और जो भी आए वो भारतीय मतलब सनातन परंपरा से आगे कहीं से अलग कोई चीज़ नहीं है। हम एक चीज़ कैसे, जो आज की समस्या है नवयुवकों की, किसानों की, वही समस्या अर्जुन की है। हमारी समस्याओं का कारण क्या है? अर्जुन ने यही प्रण किया कि भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, हे कृष्ण, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छिन्नम वार्षणे बलाद्युनि योजना। हे कृष्ण, न चाहते हुए भी मनुष्य बलपूर्वक पाप क्यों करता है? पाप की तरफ कौन ले जाता है? ये बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। आप दूसरे का हक क्यों हड़पते हैं? दूसरों की संपत्ति के लिए क्यों लालच करते हैं? क्या मूल कारण क्या है? क्या काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जब तक आप में अपनी कामनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक आत्मसंयम नहीं होगा, तब तक आप में सुख और शांति नहीं मिलेगी। बिन संतोष न काम न साही, तो काम अछत सुख सपने हुआ है। कहना बड़ा आसान है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया कि कहना बड़ा आसान है कि आत्मसंयम करिए, लेकिन मन बड़ा चंचल है। इसको नियंत्रण में रखना हवा को पकड़ने से भी कठिन है। मन पर कंट्रोल करिए, बार बार मन उसी दिशा में जाता है। तो इसका क्या समाधान है? श्री कृष्ण ने कहा, देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आत्म संयम की साधना है। अभी 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाएगा, योग सप्ताह चल रहा है। यहीं पर योग की आवश्यकता हमारा सनातन धर्म का, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते शक्यते। अभ्यास
सतत साधना और वैराग्य जब तक ये आप में नहीं पैदा होगा, संतोष नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केवल किसान ही दुखी हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास एक कार है वो दूसरी कार लेना चाहते हैं, जिनके एक बंगला है 4 बंगला भी बनाना चाहते हैं, दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, तो संतोष नहीं है। तो इसलिए बड़े बड़े पूंजीपति में आत्महत्या कर रहे हैं। हमने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो संपन्न थे लेकिन बाद में सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनमें अनेक विकृतियाँ आ गई। अनेक मठाधीशों को देखा है, संत महात्माओं को, इलाहाबाद में आत्महत्या हो गई लास्ट ईयर 2 साल 3 साल पहले। तो ये घटनाएं केवल गरीबी के कारण नहीं हो रही हैं, ये घटनाएं आत्म संतोष के अभाव कारण हो रही हैं। हमने साधना बंद कर दिया, अनियमित दिनचर्या अपना लिया, 10 बजे तक सो रहे हैं, 2 बजे तक जग रहे हैं, तो इससे क्या होगा? संयम कहाँ रहेगा? और एक बात और कहें, वो लंबा हम बात नहीं करेंगे, सनातन धर्म में कैसे हम समस्याओं का समाधान पाते हैं, इस पर अलग से वीडियो चर्चा करेंगे, सनातन धर्म क्या है। लेकिन एक चीज़ से अपनी बात को समाप्त करेंगे फिर हम। एक ईशोपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास्यामिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कसविद्धन। त्याग पूर्वक भोग करिए, भोग करना, आनंद लेना, सुख लेना मनुष्य का स्वभाव है, कोई बुराई नहीं, लेकिन भोग की एक सीमा होनी चाहिए। त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करो। ये जो हमारे यहाँ वैष्णव लोग हैं सनातन धर्मी, वो जब भोजन करते हैं भगवान को लिए अर्पित करते हैं कि आपकी कृपा से मिल रहा है, तक अहंकार न, सुपर ईगो, अतिशय महत्वाकांक्षा भी हमारे अवसाद और निराशा, अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं का कारण बन रही है। ओवर एम्बिशियस होगा, सुपर ईगो, जिसको फ्राइड कहता है सुपर ईगो, और माँ गृधा कसवी धर्म, दूसरे के धन पर, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करिए, उसकी लालच मत करिए। अगर हम चीज़ों को काश अपना सकते तो शायद अच्छा होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश को ठीक करने के लिए, ग्रामीण इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमें कृषि पर आधारित उद्योगों, फूड प्रोसेसिंग और एनिमल हस्बेंड्री की शिक्षा प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालयों तक, प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक कॉलेज में दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा, हमारे सनातन धर्म में जो अखंड रूप से परंपरा हमारी चली आ रही है, उसमें से अगर हम उन मूल्यों को, उन मान्यताओं को, उन संस्कारों को अपनाते हैं, अपने बच्चों में देते हैं, शुरू से युवकों को देते हैं, क्योंकि सीखने कोई एज नहीं होती है। आप वृद्ध हैं, नवयुवक हैं, ये आपकी मानसिक सोच डिपेंड करता है। कोई लोग 20 साल में इस चिंतन में वृद्ध हो जाते हैं निराशा के कारण, कोई लोग 80 ईयर्स में भी, 70 ईयर्स में भी यंग रहते हैं सोच में। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों का, सभी लोगों का मतलब सांसद यानी जनप्रतिनिधि, वो चाहे जहाँ के हों, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर के संसद तक हैं, बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि समाज की बढ़ती हुई समस्याओं के प्रति यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और अपनी अर्जित संपत्ति का कुछ डोनेट करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। और विश्वविद्यालयों के जो उन्नायक हैं, कुलाधिपति हैं, कुलपति हैं, उनको विचार करना चाहिए कि इन विद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और सनातन धर्म की मॉरल एजुकेशन अवश्य दी जानी चाहिए। धन्यवाद सब लोगों का इसको सुनने के लिए और हमारी YouTube पर भाग लेने के लिए स्वागत है। और हम आपसे चाहेंगे कि इस पर आप लाइक करें, कमेंट भी दें अपने, अगर कोई आप समझते हैं और कुछ सुझाव देना तो स्वागत है। इसीलिए मैंने इस बात की चर्चा किया है। धन्यवाद। 1 मिनट का है।